नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द मैंड्रिन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। आरएस मेंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं और हम जो हमारी दो वीडियोज़ आ चुके हैं, पेपर डिस्कशन चल रहे हैं और आप सभी लोगों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं पेपर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं और पेपर बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल आए हैं। बहुत लोगों को इस बार झटका भी लगा है और आरपीएससी ने एक तरह से ये सिग्नल दिया है कि अब टाइम रहते संभल जाना चाहिए। अब जो होने वाले मेंस हैं वो रट्टाफिकेशन के बेसिस पर क्लियर नहीं होने वाले हैं। आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए और एनालिटिकल अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चंस को टैकल करना जानते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को या इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इस बार के पेपर बहुत ही ज़्यादा लीक से हट करते हैं। जो आरएस का जो अभी तक का ट्रेंड था 2021 के अंदर हल्का सा सिग्नल दिया था बट लोग समझ नहीं पाए थे। 2023 का जो जो अभी 24 में पेपर हुए हैं इन्होंने तो पूरा एकदम से हिला ही डाला है और पूरी उम्मीद है कि जो आगे आने वाला आगामी एग्जाम है उसके भी पेपर कुछ इसी प्रकार के आने वाले हैं या इससे भी एक लेवल ऊपर हो सकता है। अब आपकी जो तैयारी है उसको किस प्रकार से आपको शेप देना है, किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जो ये डिस्कशंस हैं इसका आप लोगों को कैसे फ़ायदा लेना है इस पर थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। देखो, जो अभी आपके लिए आईआर और इकोनॉमी की क्लास हो चुकी है, आप उस क्लास के अंदर अगर देखेंगे तो सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना था। जो पेपर देकर आए हैं वो लोग भी अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आने वाले तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो साथीगण हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा मददगार रहने वाला है ये जो हमारा जो भी सीरीज चल रहा है। क्योंकि इससे आप क्या है ना कि अपने आप की जो तैयारी है उसको सेव दे सकते हैं। अब आप किसी एक सोर्स पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि जो अप्रोच एनालिटिकल अप्रोच है वो कोई भी एक्स वाई जेड संस्थान आपके दिमाग के अंदर नहीं डाल सकती। उसके लिए आपको अपनी खुद की जो थिंकिंग है, वो प्रोसेस है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर रीडिंग है उसको करनी पड़ेगी आपको। जो क्वेश्चन टैकलिंग है, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको देखने पड़ेंगे। रोज आपको इस पर कार्य करना होगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी है, एनआईओएस है, बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे हम इन पर, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे कि कौन सी बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट आपको एक तरह से ये चीज अब समझने की जरूरत है। अब बिना किसी देरी के हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि एक सेकेंड। हाँ, तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा जो सेशन है। इसके अंदर जो हमारी जो आज की पहली क्लास है ये किस प्रकार से जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए था, क्या क्या इनके सोर्सेज थे, क्या सोच समझ कर ये क्वेश्चंस डाले गए और हमने कुछ ऐसे जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो भी डाले हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चंस उठे हैं मोर प्रोबेबली। ठीक है। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर सीधा साधा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ घूमने लायक चीज थी नहीं। इसमें सीधा पूछा है कि जो फेडरल सिस्टम है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल सिस्टम जो रेजिड्यूरी पावर है, ठीक है, उसके क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो आपको इसके अंदर आर्टिकल 248 क्लॉज 1 और 246 को मेंशन करना था और बताना था कि जो रेजिड्यूरी पावर है, जो कुछ लॉज हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर और कंकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, उसके बावजूद जो जो उस लिस्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो मेंशन नहीं है, उस पर लॉ बनाने की जो पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर है, वो किसको दे रखी है, सेंटर को दे रखी है। और सेंटर उस पावर के तहत इस जो इन लिस्ट है या जो भी इन टॉपिक्स हैं इन पर वो लॉ बना सकती है। आप एग्जाम्पल के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी उसको भी थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन, ज़्यादा एनालिटिकल था नहीं, ये हमने दे रखा है, एक बार आप पढ़ लेना। यही चीज़ है जो अभी मैंने बात की है। ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके पास दो दो चीज़ें तो पर्याप्त थी। एक, सभी को पता था कि जो बात है वो तीन तीन सीटों पर चुनाव जीती है और लगभग शायद 27 सीटों पर ये चुनाव जीती थी। ये आप विकिपीडिया करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये मिल सकता है। इसका अगर आप सोर्स देखने की बात है तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा मतलब इस क्वेश्चन, एक तरह से इस क्वेश्चन को 90% लोग जो फैक्चुअल कोई रट के गया होगा, बहुत रेयर होगा कि वो चारों के चारों सही करके आए। ठीक है, जो ये सोम्पेन ट्राइब है इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन और थे बीच में, शायद वो स्लाइड मिस हो गई है। वो भी करंट के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर इस बार पेपर 3 के अंदर बहुत ज्यादा पूछी गई, पॉलिटी के साथ करंट अफेयर का अच्छा तड़का लगाया है। ये जो है इसका अगर आप एक कटआउट देखें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर हमने ये मेंशन किया था
जो द हिंदू का ये कटिंग है, जब 19 या 20 अप्रैल के आसपास जो हमारे इलेक्शन हुए थे, अंडमान एंड निकोबार की एक पीवीटीजीएस ट्राइब है, और इस ट्राइब ने अभी रिसेंटली वोट वोट दिया है, ठीक है। तो वोटिंग जो डेमोक्रेटिक जो हमारी जो प्रक्रिया है उसके अंदर भागीदारी दी है, तो ये क्वेश्चन आया है। ये कटिंग लगाने का मकसद ये है कि आपको देखना है कि अगर आप किसी XYZ एक अच्छे न्यूज़पेपर को, चाहे वो इंग्लिश के द हिंदू हो, चाहे वो जनसत्ता हो, चाहे वो नव भारत हो, या दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हो, इन न्यूज़पेपर में से या इंडियन एक्सप्रेस में से आप अगर एक न्यूज़पेपर को आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाला है। जो लोग बोलते थे कि करंट अफेयर के 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको अगर इन सारे पेपर्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो हर पेपर के अंदर करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा तड़का है। आप करंट अफेयर के बिना क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है, जो बाप पार्टी का भी जो क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो बाप पार्टी के जो एमएलए हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे अभी, जो बाप पार्टी से जो चुनाव लड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे लोकसभा के चुनाव। तो मैं भी कहीं ना कहीं आर्टिकल आया होगा, मेरी नज़रों में नहीं आया, मैंने कोशिश की थी ढूंढने की, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई आर्टिकल आया होगा, वहीं से ये क्वेश्चन उठा है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम आगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। बहुत से लोगों को अभी तक भी ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में उनको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसके बाद आपको आपका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो मैं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत से मेरे साथियों से भी बात की और जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की, सब ने इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखा है तो या तो उन्होंने इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो वाली चीज़ लिख दी, या फिर जो इसके कुछ अपवाद हैं गवर्नर प्रेसिडेंट वगैरह वो चीज़ें लिख दी। बट इसका अगर आंसर आपको बताएं, जो इस क्वेश्चन देखते हैं एक बार, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सीधा बोला इसने, इनको कोई मतलब नहीं है आर्टिकल 14 क्या है, कोई मतलब नहीं आर्टिकल 14 क्या है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप तो सीधा मुझे जो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो समझा दो, मेरे को तो यही समझना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब समझाओ इनको। पहले मैं सोर्स बता दूं, वरना लोग बोलेंगे कि कहाँ से बता रहे हैं। ये डीडी वसु है, पॉलिटी की अच्छी बुक है, इसका पेज नंबर 89-90 आप अगर देखना चाहें तो देख लेना। इसके अंदर 2-3 पेज के अंदर बहुत ही अच्छे से रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, इसके अंदर से आप देख लेना। अब इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या है। आर्टिकल 14 आप सभी को पता होगा कि 2 चीज़ों पर बात करता है, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बट जब बात ये चली कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसके अंदर जो कानून है, कानून के लिए कानून के सामने सब एक समान हो जाएंगे, तो जो कुछ हिस्टोरिकल कास्ट है या कुछ हिस्टोरिकल ग्रुप्स है, वो हिस्टोरिकली शोषण उनका हुआ है, उनको कैसे लाइमलाइट में लाया जाए। तो इनके लिए एक आर्टिकल 14 के अंदर एक क्लॉज, एक वर्ड यूज किया गया है, वो यूज किया गया है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि भैया जो आप कोई भी एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, उस ग्रुप को आप अलग से फायदा देंगे, जो ग्रुप का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस आधार पे होना चाहिए, वो करेगा कौन, वो पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, जो हमारे जो लॉ बनाते हैं, जो उनके पास ये पावर है कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे और जो ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो वो इंटेलिजेंट बेसिस पर होना चाहिए और वो आर्बिट्री इन नेचर नहीं होना चाहिए। जिस भी ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई किया है किसी अलग प्रावधान के लिए, वो किस बेसिस पर होना चाहिए, इंटेलिजेंट बेसिस पर होना चाहिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद भी रेशनल नेक्सस होना चाहिए उसका, किसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ उसका रेशनल नेक्सस होना चाहिए, और रिजल्ट के साथ उसका रेशनल नेक्सस होना चाहिए। देखो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आइडेंटिफाई किया SC एंड ST, ठीक है, वुमेन, ठीक है, इनको हमने कुछ अलग से प्रावधान दे रखे हैं, ठीक है। अब आप ST SC को आपने सबसे पहले रिजर्वेशन दिया, कितने साल तक दिया आपने, 10 साल तक रिजर्वेशन दिया, ठीक है। अब आपने इंटेलिजेंट बेसिस पर ये आइडेंटिफाई किया कि ये जाति के लोग हैं, इनको हम इतना इतना % रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, इतना इतना % रिजर्वेशन दे रहे हैं, और 10 साल बाद हम देखेंगे कि उस जो हमने जो ये रिजर्वेशन दिया है उसका जो रेशनल नेक्सस या जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि इन्हें हमें लाइमलाइट में लाना है, ठीक है, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम इसको 10 साल और एक्सटेंड करेंगे। जैसे अभी EWS को दिया, तो EWS का जो ग्रुप है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, कुछ चीजें डिसाइड की गई कि भाई इतने आपकी आय होनी चाहिए, इतनी आपके पास जमीन होनी चाहिए। अब वो डिसाइड करके हमें 10% रिजर्वेशन क्यों दिया,
कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, तो ये एक तरह से कंसेप्ट जो अगर समझा के आया है उसको 5 में से 4.5, 4, 5 जो भी एग्जामिनर की जो मार्किंग स्कीम होगी उस हिसाब से मार्क्स मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको कहीं ये चीज नहीं लिखनी थी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ये वो, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और फिर भी अगर किसी को कोई शंका है मन में, तो डीडी बसु की बुक है, इस बुक से 80 पेज नंबर 89 एंड पेज नंबर 90 आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगभग सब लोगों ने कर लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? डिस्कस करना है द नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। जो कुछ पीपल्स मूवमेंट हैं, आप सभी को ये मेरे हिसाब से लगभग सबने कर दिया होगा। इसमें जो अच्छे कुछ एग्जांपल्स अगर आपने दिए होंगे, जो आपका अरुणा राय वाला जो आरटीआई आंदोलन था, जो वो पहले पीपल मूवमेंट था, ठीक है। नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के जो लोगों द्वारा जो कुछ मूवमेंट चलाए जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, वो एक तरह से ये हो गया। बहुत से ऐसे आंदोलन हैं, इसमें आप अगर इसमें डिस्कस करना है तो आप इसके 3 आयाम खोल सकते थे। कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी हैं जो आगे जाकर, पहले तो वो एक तरह से खाली एक प्रकार से वो खाली पीपल ग्रुप्स के मूवमेंट पर के तौर पर आए थे, लेकिन आगे जाकर वो पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जैसे आम आदमी पार्टी है, ठीक है, और जो एक आसाम की एक पार्टी है, उनके तो उनके स्टूडेंट यूनियन था, उनके सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर इस क्वेश्चन को टैकल करना था। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों ने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करें, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आपके मेजर सब्जेक्ट पूछे गए थे, ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के आर्टिकल 243 डब्ल्यू के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट है कि यहाँ पर ब लिख रखा है, तो पेपर के आगे लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश के अंदर है वो मान्य रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, आपने कर लिया होगा। मेन मजा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे इस क्वेश्चन पर भी बहुत से लोग खफा हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर से आया है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे तो सिटीजनशिप सिलेबस में है ही नहीं, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो करंट अफेयर लिख रखा है सीधा सीधा। और जो आपके का है, ठीक है, का 2019, इसके अंदर जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, ओसीआई है, इनके बारे में भी कुछ प्रावधान लाए गए थे। पहली बात तो ये क्या है, ओसीआई क्या है, देखो कुछ जो ऐसे भारतीय मूल के नागरिक जिन्होंने बाहर जाकर नागरिकता ले ली है, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या यूरोप के अंदर हो या कहीं, जो ज़्यादातर नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर जिन्होंने नागरिकता ले ली है, हमारे भारत का संविधान है वो हमारी जो ड्यूअल सिटीजनशिप है उसमें बिलीव नहीं करता है। तो वहाँ की नागरिकता के साथ साथ उनके इंडिया में भी अगर कुछ काम वाम रहते हैं तो उनके लिए रोज रोज वीजा लेना ये मुश्किल है, इसलिए ओसीआई का प्रावधान लाया गया था 2005 के अंदर। ये एक तरह से एक योजना बनाई गई थी, इस योजना का नाम था भारत की विदेश नागरिकता योजना, ठीक है, 2005 के अंदर आई थी। इसके अंदर अभी अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के साथ इसके अंदर 4 ऐसे प्रावधान है। अगर ये प्रावधान आपने अगर लिखे हैं तो आपको वापस एक बार अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ऑन व्हाट ग्राउंड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई कैन बी कैंसल्ड। आपको पहले ग्राउंड बताना है, इसके ग्राउंड है 4 टोटल, ठीक है। कितने ग्राउंड है टोटल? 4 ग्राउंड है, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो ग्राउंड है कि जब आपने पंजीकरण वगैरह कराया है उसके अंदर अगर कोई धोखाधड़ी की है, आपने कुछ छुपाए हैं, कुछ तथ्य छुपाए हैं, तो आपकी जो ओसीआई कार्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा ग्राउंड है, भारत के जो प्रवासी हैं वो जो विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान है उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, जो सॉरी ओसीआई है वो ओसीआई कार्ड है वो खारिज हो जाएगा। दूसरा ये होगा। तीसरा क्या है कि भारत के किसी विदेशी नागरिक ने किसी युद्ध के दौरान जिसमें भारत शामिल हो, मतलब आपका जो एनिमी स्टेट है, ठीक है, एनिमी स्टेट के साथ अगर वो मिला जुला है या कोई संगति पाया जाता है तो इसके अंदर तो भी वो जो कारोबार वगैरह से रिलेटेड कुछ जब सैंक्शंस लगते हैं उसके बाद भी वो कार्य करता है तो उसका जो कार्ड है वो इनवैलिड कर दिया जाएगा। और जो सबसे जो लास्ट जो चौथा है वो है भारत के विदेशी नागरिक की धारा 7 के उपधारा के अधीन पंजीकरण के पश्चात 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास की सजा अगर उसे हो जाती है तो भी उसको आपके खारिज कर दिया जाएगा। पहला भाग तो ये था ओसीआई का। दूसरा इस क्वेश्चन का दूसरा एक और भाग था, ये 2.5 नंबर का हो गया, 2.5 नंबर का और हो जाएगा कि उनको जो कैंसिलेशन है उसके अगेंस्ट उनके पास क्या क्या प्रावधान है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों ने
लिख ही लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये सीधा करंट का क्वेश्चन था 77वां, जो आपका कान फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, तो ये भी आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। यहाँ आज जो हमारा ये डिस्कशन है इस पर मेजरली जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आता था तो आता था, नहीं आता तो नहीं आता था, बट जो एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें जो थोड़ा सा द्वंद होगा कि क्या पता मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो एक एक स्टूडेंट्स के फोन आ रहे थे, हम एक एक को बता रहे थे, इससे अच्छा हमने सोचा क्यों ना इन पर विस्तृत में चर्चा कर ली जाए, ताकि जो आने वाले आगामी जो विद्यार्थी हैं उनको भी इस का फायदा मिल सके। ये क्वेश्चन भी एक तरह से एकदम प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था, मैंने तो एक दो बार टेलीग्राम पर भी बोल दिया था कि इस बार राज्यसभा का इलेक्शन है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, और आप देख लिए क्वेश्चन ये आ चुका था। डिस्क्राइब इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब देखो पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आया था, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन चर्चाओं में थे इसलिए क्वेश्चन आना लाजमी था, लेकिन उन क्वेश्चंस की कॉपीज को जब हमने देखा था तब हमने एक चीज पकड़ी थी कि जो पर्सन अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर बहुत इजीली समझा के आया है उसको 5 में से 4, 4.5, 5 नंबर तक मिले हैं, और जिसने थोड़ा लैंग्वेज में लिखा है तो उसको वहां पर थोड़े से मार्क्स कम मिले हैं। देखिए ये क्वेश्चन पहले तो क्यों आया, कहाँ प्रेडिक्ट किया था, ये एक जब आपको पता होगा कि राज्यसभा हिमाचल के इलेक्शन, कर्नाटका के इलेक्शन और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन ये हुए थे, और ये बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में थे क्योंकि वहां पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी, और क्रॉस वोटिंग को देखते हुए कुछ 3-4 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा विवाद में आ चुकी थी। हिमाचल में तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, और अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, और उसके टाइम ये एक आर्टिकल आया था, द हिंदू का ही आर्टिकल है ऑन क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शन, इस पर बहुत ही विस्तृत में हमने चर्चा की थी और काफी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, इसमें ये बताया हुआ था कि राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन को देखा कि इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है। ठीक है, मैं नो डाउट आप सभी ने ये जो आपकी फैक्चुअल पॉलिटी पढ़ी है उसके अंदर आपके है ये अवेलेबल, लेकिन करंट अफेयर से क्या होता है कि आप उसके टच में रहते हो। अभी 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, आप इसको अगर आपने ये आर्टिकल पढ़ा होता तो आपके वो जो कंसेप्ट हैं वो ज्यादा रिफ्रेश रहते हैं और आप अच्छे से टैकल कर पाते, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन ये भी वैसे फैक्चुअल था, अगर किसी ने अच्छे से फ्लो चार्ट बनाकर इस क्वेश्चन को समझा दिया है, कुछ कीवर्ड्स हैं उनको अगर नहीं छोड़ा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से टैकल किया जा सकता था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टैकल किया होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में भी बहुत से लोग गच्चा खा गए, क्योंकि जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि आपको सबसे पहले तो डिस्कस करना है, किसको डिस्कस करना है, प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। ठीक है, सॉरी, प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, बस यही मैं समझाना चाहता था कि लोग या तो प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजियन में मिक्स कर गए, वो ज्यादातर कम्युनलिज्म की जो भी धारणाएं थी वगैरह थी वो यहाँ पर मिक्स करके डाल दी उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर सीधा बोला गया है कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट को और उसके इम्पैक्ट को। ठीक है, एक तरह से देखें तो ये क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइड है, 5 नंबर के अंदर में भी इसको बांटा जा सकता है कि इसके इम्पैक्ट, और 5 नंबर में इसको आपको जो प्रोसेस है, अब इसमें ज्यादातर लोग इसके डेफिनेशन में फंस गए, डेफिनेशन लिखने लग गए कि किस प्रकार से जो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट है वो क्या है वो समझाने लग गए। ठीक है, वो नहीं समझाना था। मे भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 लाइन के अंदर आप बता सकते हैं कि सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट क्या है। वैसे बहुत से लोगों को सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट की डेफिनेशन भी अच्छे से नहीं समझ आई होगी। इसके अंदर अगर मोटा मोटी अगर कुछ सिंपल शब्दों में देखें तो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट ये है कि आपको एक तरह से डाइल्यूट करना है। किसको डाइल्यूट करना है, जो कास्ट की जो जो एक थीम चलती है, प्योरिटी और इम्प्योरिटी, कास्ट के बेसिस पर जो ये कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है, उसको डाइल्यूट करना है, वही एक तरह से क्या है, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। इसका आप सोर्स देखें तो इसका सोर्स, एक सेकेंड, ये एक स्लाइड शायद मेरे से मिस हो गई है, इसके अंदर हमने VMOU का जो एक कटिंग है वो बुक का कटिंग है वो डाल रखा था, उसके अंदर बहुत ही डिटेल में सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट समझा रखा है, तो मैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, एक बार आप पढ़ लेना। वापस अगर हम यहाँ पर आए तो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट क्या है, सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट अगर मोटा मोटी शब्दों में देखें तो आपको कुछ नहीं, आपको पहले 2 लाइन में इसको एड्रेस करना था कि जो डाइल्यूट करना है, किसको डाइल्यूट करना है, जो
धारणा चल रही है इम्प्योरिटी और प्योरिटी के, प्योरिटी डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसको कम करना है, वही है एक तरह से सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। अब ये तो आपने इसका इंट्रो तैयार कर दिया, अब इंट्रो के बाद आपको ये प्रोसेस समझाना है, ये प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस को समझाने के लिए आपको अगर इंडिया इंडिया का अगर आप सबसे पहले देखें कि जो कास्ट का सेकुलराइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो वो सबसे पहले जन आंदोलनों से स्टार्ट हुआ था, जनता के अंदर से आवाज आई थी। और एक तरह से आप एग्जाम्पल कोट करते हैं, आप अगर ज्योतिबा फूले, ठीक है, और आप अगर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इनको अगर आप यहाँ पर कोट करते और इस चीज को बताते कि कैसे जब सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम भी जो कास्ट है उसको सेकुलराइज करने की कोशिश की गई थी, सबसे पहला प्रोसेस वो था। ये प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद एक बार इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपके जनता के अंदर से आया था, ठीक है, जो आंदोलन हुए थे आपके एग्जाम्पल के अंदर आप लिख सकते हैं ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये उस टाइम इसका एक तरह से स्टार्टिंग हुआ था या पहली बार लाइमलाइट में लाया गया था, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें, आप जो हम आजाद हुए, ठीक है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर आपने देखा होगा कि आर्टिकल 17 है वो बताता है एबोलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत को कम करना है, ठीक है। आर्टिकल 18 है, ठीक है, टाइटल्स को मिटाना है, ठीक है, जो लाए गए, ठीक है। अगर आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए, उसके बाद कुछ लीगल राइट्स लाए गए, ठीक है। लीगल राइट्स क्या हो गए, SC ST एक्ट है, ठीक है, SC ST एक्ट एक तरह से आपका लीगल राइट है, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटी मानी जाती थी कि भाई किसी को आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, किसी XYZ को बिकॉज ऑफ उसके कास्ट के, ठीक है, तो उस चीज को कम करने के लिए आपने क्या लाया, एक कानून लाया। ये एक तरह से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। वापस क्वेश्चन में आओ, देखो क्या बोला है इसने, भाई प्रोसेस समझाओ, ठीक है। तो आपने क्या बताया, पहले सेकुलराइजेशन की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद आप प्रोसेस में घुस गए और प्रोसेस को डिस्कस करते करते आपने सबसे पहले क्या बताया कि भैया जनता के अंदर से आया, ठीक है। जनता के बाद ये कहाँ से आ रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले वो मिले। अब संविधानिक अधिकार मिलने के बाद हम कहाँ पर आए, हम आए हमारे यहाँ पर लीगल राइट्स पर आए, ठीक है, लीगल राइट्स पर आए, संविधान पर आए। उसके बाद अब जो चीजें हो रही है वो हो रही है आपके जो डिफर्मेटिव जो कुछ लॉज लाए जा रहे हैं या जो उन्हें आगे लाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि अब जो औद्योगिक कोई भी नीति है उसके अंदर आप ST SC को या जो भी जो वंचित लोग हैं उनको आप, या वुमेन है उनको आप एक तरह से, सॉरी वुमेन ये क्लास के अंदर हो गया, आपको भी यहाँ पर इस क्वेश्चन पर कास्ट से स्टिक रहना है, थोड़ा सा क्वेश्चन की डिमांड को भी ध्यान में रखना है। तो इस चीज को अगर कोई अच्छे से यहाँ पर ये पहले प्रोसेस समझा दिया, 4-5 प्रोसेस समझा दिया, चाहे आप फ्लो चार्ट से समझा रहे हैं या फिर आप इसको इनको लाइंस में भी पैरा में भी लिख रहे हैं तो भी आप इसको अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगर इम्पैक्ट देखें तो देखो इम्पैक्ट के तौर पर आप देखते हैं कि आज हमारे पास OBC प्राइम मिनिस्टर है, ST जो हमारे पास प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से इम्पैक्ट सबने लिख लिए होंगे, लेकिन ये प्रोसेस में लोग गच्चा खा गए होंगे। और ये कहाँ से आया है, तो ये VMO की जो हमारी जो पॉलिटी की बुक है वहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसका आंसर किसी ने इस लाइन पर लिखा है तो उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी कुछ लोग अगर इस कीवर्ड को नहीं समझे होंगे, फीचर जो कीवर्ड है वो नहीं समझोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, जो 52 से 71 के अंदर जो हमारे राजस्थान के अंदर जो पॉलिटिकल जो फेज चला है उसके जो फीचर्स लिखने हैं। अब कोई उस प्रोसेस को समझाने लग गया तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्क्स कम देने के चांस है। अब अगर फीचर्स को इसके अंदर, वैसे बहुत से लोग अच्छा आंसर लिख के आए हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से भी इसका अच्छा लोग आंसर अच्छा लिख कर आए हैं। तो अगर इसको देखें तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो 1952 है, 1952 से आपके 56 या 57 तक, ठीक है, आपका जो पहला फेज है एक तरह से, इसके अंदर क्या है कि अभी तक तो आपका राज्य बन रहा है, ठीक है, अभी तक जो आपका यूनिफिकेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान है, वो ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप एक विशेषता ये लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता आप ये लिख सकते हैं कि जो आपके इस फेज के अंदर जो जो आपके फ्यूडल्स हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से जो राम राज्य परिषद पार्टी है, ठीक है, और वो भी पार्टिसिपेट करके एक तरह से
जो बड़े बड़े नेता हैं उनको उन्होंने हराया, ठीक है, जैसे जय नारायण व्यास हारे, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे नेता जिनकी अ, अच्छा नाम नाम था, वो बड़े बड़े नेता हार गए, और जो फ्यूडल्स कुछ पार्टीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखें तो कांग्रेस का एक स्टेबल गवर्नमेंट के तौर पर यहाँ पर हमें वन पार्टी सिस्टम के तौर पर एक तरह से एक पार्टी का दबदबा दिखता है, ठीक है, ये इसका और फीचर हो गया। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इसी दौरान हमें कुछ रीजनल पार्टीज का भी अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है, और जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। आपका जो लॉन्गेस्ट सीएम मिल जाता है आपको 17 साल तक, जो मोहनलाल सुखाड़िया साहब है वो रहे। उसी के बाद पहली हंग असेंबली देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो ये जो प्रोसेस हुआ है इसके अंदर आपने इमरजेंसी भी देखी, ठीक है, इमरजेंसी भी देखने को मिली। तो ये अगर किसी ने इस कीवर्ड को देख कर लिखा होगा तो बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा। इसके अंदर आपको फीचर्स ही लिखने थे। ये था हमारा डिस्कशन पॉलिटी को लेकर, ठीक है, और भी जो आज एथिक्स का भी आने वाला है, और भी जो अदर क्लासेज हैं वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने जो इस चलते ट्रेंड्स को देखकर आप लोगों को जो एनालिटिकल अप्रोच अपनाने की जरूरत है, उससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसके लिए बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि सर द हिंदू एनालिसिस वापस लाया जाए, तो उसको 1 अगस्त से लाया जाएगा। और भी कुछ वीकली न्यूज़पेपर रिलेटेड कुछ हम प्लान कर रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। कमेंट वमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपके लिए कितना मददगार रहा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।